सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में समाजवादी पार्टी जो अनुमान कर रही है कि इतनी सीटें चाहिए, अगर वो सीटें उतनी उनको नहीं मिलती है तो क्या उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहेंगी या एकला चलो की राह पर चलेंगी? अभी तो ये तय है कि समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और थोड़ा त्याग भी करना पड़ेगा तो करेंगे उसके लिए। अगर बसपा नहीं भी आती है, मान लिया गठबंधन का हिस्सा, इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं भी होती है और अगर अलग से वो अपना उम्मीदवार भी उतारती है तो क्या उसका नुकसान समाजवादी पार्टी को बिल्कुल नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। बीजेपी का गठबंधन अगर मायावती के साथ हो जाता है तो वैसी स्थिति में क्या जो अभी इंडिया गठबंधन जितनी मजबूत स्थिति में आप लोग बता रहे हैं उतनी ही मजबूत स्थिति में रहेगी या फिर शायद हम और मजबूत होंगे? अखिलेश यादव जी का ये कहना था कि अब कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में बिना समाजवादी पार्टी को लिए कांग्रेस जो है नई सरकार बना सकती है। ये उसकी मजबूरी 80 सीट है और आप पहले भी कहे हैं अभी हम तो नहीं लड़ने जा रहे हैं ना, हम तो कर्नाटक में उनके साथ नहीं लड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस अगर उनकी सरकार है तो वहाँ लड़ें, हम यहाँ मजबूत हो तो हमको लड़ने दें। नहीं, उसके लिए तो बीजेपी का ये कहना है कि एनडीए में जितने भी घटक दल हैं उनके लिए चेहरा नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन आपके यहाँ जो है वो हर दल के नेता प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। ऐसा तो अभी तक किसी ने कहा कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। हमने कहा कि हम पहले इनको हराएंगे। तो क्या योगी आदित्यनाथ जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है उसको आप कैसे देखते हैं? ये बुलडोजर बाबा के इस कारनामे के बहुत खिलाफ हूँ, क्योंकि न्याय देना ये बाबा का काम नहीं है, चीफ मिनिस्टर का काम नहीं होता है। और जो कार्रवाई हो रही है बुलडोजर चलाने की, एक खास वर्ग के लोगों के खिलाफ हो रही है। देखिए, अनाज देना ये मेरे ख्याल से बहुत गलत हो रहा है। ये मुफ्त में अनाज नहीं, मुफ्त में शिक्षा देना चाहिए, बना रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं प्रवीण झा। लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कहा जाता है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता भी उत्तर प्रदेश होकर ही जाता है और इस बार का चुनाव भी काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि एनडीए के खिलाफ एक प्रकार से पूरा विपक्ष एक बैनर के तले आ गया है जिसका नाम है इंडिया। इंडिया के नेताओं का कहना है कि इंडिया गठबंधन जो है वो काफ़ी मजबूत है, तो वहीं एनडीए के शीर्ष नेताओं का कहना है कि ये जो गठबंधन बना है वो संभव हो ही नहीं पाएगा। आज हम बात भी उसी राज्य की करेंगे जिस राज्य से होकर दिल्ली की गद्दी का रास्ता जाता है, और इस मुद्दे पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री हैं और सपा के वरिष्ठ नेता हैं नगीना सिंह यादव जी। नगीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और पंजाब केसरी के पूरे परिवार को, मीडिया परिवार को, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, ये मौका आपने दिया है मुझे। पहला सवाल यह है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर एक प्रकार से पूरा विपक्ष एक हो गया है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये उत्तर प्रदेश में भी ये गठबंधन जो है, जो बना है इंडिया गठबंधन, वो कामयाब हो पाएगा? और इसी में थोड़ा सा जुड़ा हुआ है कि क्या आपको लगता है कि इस गठबंधन से समाजवादी पार्टी को कोई फायदा हो सकता है? अब पहले तो ये इंडिया गठबंधन बहुत ही मजबूत गठबंधन बना है और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। और हम समझते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक बहुत ही जोरदार चुनाव होगा और 100% ये सफल होगा। नहीं, तो आप कह रहे हैं कि 100% सफल होगा, लेकिन मेरा सवाल ये है, ये गठबंधन बना है, इसमें जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है, अगर उस सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में समाजवादी पार्टी जो अनुमान कर रही है कि इतनी सीटें चाहिए, अगर वो सीटें उतनी उनको नहीं मिलती है तो क्या उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहेंगी या एकला चलो की राह पर चलेंगी? नहीं, अभी तो ये तय है कि समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। बाकी पार्टियों का जो हमारे गठबंधन का, उनका कोई बहुत सांगठनिक तौर पर देखा जाए तो बहुत वजूद नहीं है। तो ये तय होगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे और थोड़ा त्याग भी करना पड़ेगा तो करेंगे उसके लिए। नहीं, तो जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि त्याग भी करना पड़ेगा, लेकिन अगर अभी बात करें कि जिस प्रकार से घोसी में उपचुनाव हुए और वहाँ पर आप भी काफ़ी सक्रिय थे, तो आपको लगता है कि वहाँ पर जिस प्रकार से बसपा का वोट जो है
वो समाजवादी पार्टी की तरफ ट्रांसफर हुआ, जी। और अगर मायावती यानी बसपा जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जाती है, तो आपको नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी को जो है वो बसपा की तरफ अपना थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए और बसपा को अपने साथ लाने के लिए प्रयास करनी चाहिए, कि ताकि अगर बसपा जो है लोकसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार अगर देती है तो उसका खामियाजा जो है वो समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम तो वहाँ घोषी चुनाव में थे और ज़मीन पर हमने देखा कि जिस तरह से दलित समाज का वोट समाजवादी पार्टी के खेमे में आया है, और वहाँ का जो नौजवान है, अब वो पुरानी बसपा की जो जो ये कैडर हुआ करते थे लोग, कि चाहे जो भी हो आँख बंद करके, अब ऐसा कुछ नहीं है। हमने दलित बस्तियों में झंडा देखा, समाजवादी पार्टी का झंडा दलित बस्तियों में, जो नौजवान है अब उसको अपने भविष्य की चिंता है, और कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी में अपना भविष्य देख रहा है। नहीं, तो आपको नहीं लगता है कि हो ना हो मायावती जो है ये अंदर अंदर ये मैसेज देने में अभी चूंकि वो बार बार ये कहा जा रहा है कि मायावती जो है वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगी, लेकिन फिर वो बनती नहीं है, किसी मीटिंग में जाती नहीं है, और ऐसी स्थिति में अभी शायद वो बैलेंस करना चाह रही होंगी मायावती कि इधर बीजेपी को भी साधा जाए और इधर भी एक फिलर दिया जाए कि कम से कम अगर समाजवादी पार्टी को ये लगे कि हाँ उनका वोट ट्रांसफर होने से समाजवादी पार्टी को फायदा हो सकता है, तो ये फिलर देने की कोशिश तो कहीं मायावती नहीं कर रही है। ये बहन जी का एक अलग उनका है, उनका अपना एक स्टाइल अलग है। वो कभी सड़क पर धरना प्रदर्शन कभी नहीं करती हैं, वो चुनाव में ही जो भी करना होता है करती हैं। इसके बीच में जब सत्ता में नहीं रहती हैं तो ये कुछ नहीं करती हैं, तो वो उनका अपना एक मामला है। लेकिन उनका जो वोटर है वो पहले का बसपा का वोटर नहीं रह गया है। ये हम लोग वहाँ धरातल पर देख करके आए, चाहे मैनपुरी का चुनाव हो, उपचुनाव हो, चाहे घोसी का चुनाव हो। मैं वहाँ पर कई सेक्टर का मैं प्रभारी था। हमने देखा कि जो लोग पहले कहते थे ना कि क्यों सपा को कौन वोट देगा, केवल यादव देगा, मुस्लिम, ऐसा नहीं है। समाज के सभी वर्ग का वोट, सभी वर्ग का वोट मिला है, तब हम इतनी बड़ी लीड करके जीते हैं वहाँ पर। और पूरे उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में लगी हुई थी वहाँ पर, जनता को कोई फर्क नहीं पड़ा है। नहीं, तो क्या अगर बसपा नहीं भी आती है, मान लिया जाए गठबंधन का हिस्सा, इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं भी होती है, और अगर अलग से वो अपना उम्मीदवार भी उतारती हैं, तो क्या उसका नुकसान समाजवादी पार्टी को बिल्कुल नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, कतई नहीं होगा। हम लोग उसको देख करके आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं होगा। बल्कि मेरा कुछ नुकसान हो गया, पिछली बार जो गठबंधन हुआ उसमें कहीं ना कहीं नुकसान हुआ हमारा। तो आप कहीं ये तो नहीं कह रहे हैं कि अगर मायावती अगर इसमें इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनती हैं तो उसका बहुत फायदा आपको नहीं होगा, बल्कि नुकसान ही होगा, और सीट शेयरिंग में भी जो सीटें जितनी मिलनी चाहिए थी समाजवादी पार्टी को उतनी नहीं मिल पाएंगी आपको? देख लिया कि हमसे ज़्यादा लाभ उनका हुआ है। पिछले लोकसभा चुनाव में सब लोगों ने देखा है, पूरा देश देखा है कि मेरा नुकसान हुआ है, उनका लाभ हुआ है। तो आपको लगता है कि अगर मान लिया जाए हो ना हो, बीजेपी का गठबंधन अगर मायावती के साथ हो जाता है, तो वैसी स्थिति में क्या जो अभी इंडिया गठबंधन जितनी मजबूत स्थिति में आप लोग बता रहे हैं उतनी ही मजबूत स्थिति में रहेगी, या फिर कुछ असर पड़ेगा? शायद हम और मजबूत होंगे, शायद हम और मजबूत होंगे अगर ऐसा होता है तो। लेकिन हो नहीं पाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहन जी भी कहीं ना कहीं बीजेपी शासन सत्ता थे, वो भी प्रभावित है, तो ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन फिर भी हम मजबूत रहेंगे, उनके जाने न जाने से बहुत फर्क नहीं पड़ता है। अगर मान लिया जाए अखिलेश यादव जी इस पर तैयार नहीं होते हैं जी, कि इंडिया गठबंधन जितनी सीटें उनको ऑफर करेगी उतने पे वो अगर तैयार नहीं होते हैं, तो क्या उसमें ये गुंजाइश रहेगी कि नहीं चलो कम से कम बीजेपी को मात देने के लिए कम से कम जितनी सीटें मिल रही हैं उतने पे ही समझौता कर लिया जाए और इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से चुनाव लड़ा जाए? तय करना है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, हमारे अखिलेश यादव जी को तय करना है सीट शेयरिंग का, क्योंकि लीडिंग पार्टी हमारी है, यहाँ दूसरे को नहीं तय करना है, ये तय करेंगे। और इसमें हमने पहले भी कहा कि अगर थोड़ा बहुत त्याग भी करना पड़े तो उसके लिए हमारे राष्ट्रीय जी बड़ा मन करके तैयार बैठे हैं। लेकिन एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि जब आपका और यानी कि समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था, और इस बार जो है इंडिया गठबंधन में कांग्रेस अपने आप को सुपर समझ रही है, और चूंकि देश भर में उनका संगठन है तो उस हिसाब से उनको समझना भी चाहिए। तो अखिलेश यादव जी का ये कहना था कि अब कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होगा, तो अब फिर से इंडिया गठबंधन में वही कांग्रेस लीड कर रही है, तो ऐसी स्थिति में अब अखिलेश यादव जी क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश में बिना समाजवादी पार्टी को लिए कांग्रेस जो है नई सरकार बना सकती है, ये उसकी मजबूरी। 80 सीट है, और आप पहले भी कहे हैं कि दिल्ली की गद्दी पर आने के लिए उत्तर प्रदेश से होकर आना पड़ता है, तो साउथ में संगठन मजबूत हो सकता है, उनकी सरकारें बन सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब तक हमको साथ नहीं लेंगे तब तक वो सोच नहीं सकते हैं। इसलिए उनकी
ये मजबूरी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं है कि एक समझौता कह सकते हैं कि दोनों लोग सब मिलकर के साथ रहेंगे और तय करेंगे। सीटों का जो शेयरिंग है ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी तय करेंगे। नहीं तो अगर आप देखिए कि जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार पहले लीड करते हैं, पटना में सबसे पहले इसकी मीटिंग होती है इंडिया गठबंधन की, उसके बाद फिर मुंबई बेंगलुरु में होती है, फिर मुंबई में होती है, अब आपके लखनऊ में होने वाली है। तो अब लीडिंग पोजीशन पे एक प्रकार से कहा जाए तो जिस राज्य में होता है उस राज्य के ही नेता रहते हैं लीडिंग पोजीशन में। तो ऐसी स्थिति में क्या ये अखिलेश यादव जी ये अपना मैसेज कन्वे करने में कामयाब होंगे कि यहाँ चूंकि लीडिंग पार्टी में हम हैं और 80 सीट है यहाँ पर, तो उसमें मैक्सिमम जो है वो चंक वो कम से कम समाजवादी पार्टी के खाते में आए? बिल्कुल आएगा और आना भी चाहिए, इसलिए कि अदर स्टेट जितने भी जगह हैं वहाँ से हमारी सीटें ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, और हम बड़े दल हैं यहाँ पर, हमारा संगठन बहुत मजबूत है और लगातार जितने भी बाई इलेक्शन होते आ रहे हैं आप देखे होंगे सामने से लेकर के, चाहे मैनपुरी हो, यहाँ हो, जहाँ भी हो, और जितने भी छोटे छोटे जो ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए हैं सब हमारे फेवर में आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जनता जो है सत्ता पक्ष से नाराज है और एक भविष्य तय देख रही है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में। लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए कि आप देखिए अलग अलग राज्यों में कांग्रेस ये तो कह रही है कि हम हर जगह मजबूत पोजीशन में अब आ रहे हैं, खास करके जब से वो भारत जोड़ो यात्रा हुई है। लेकिन आप देखिए कि बंगाल में आप देखेंगे तो वहां पर ममता बनर्जी जो हैं वो पीछे नहीं हटेंगी, आप यहां पर पीछे नहीं हटेंगे, बिहार में नीतीश कुमार पीछे नहीं हटेंगे और राजद पीछे नहीं हटेगी। तो इसी प्रकार से अगर हर जगह कोई क्षेत्रीय दल पीछे नहीं हटेंगे तो कांग्रेस कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? अभी हम तो नहीं लड़ने जा रहे हैं ना, हम तो कर्नाटक में उनके साथ नहीं लड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस अगर उनकी सरकार है तो वहाँ लड़ें, हम यहाँ मजबूत हो तो हमको लड़ने दें, यही तय हुआ आपस में। हालांकि ये सब बड़े फैसले हैं, सब पार्टी के बड़े लीडर तय करेंगे, हम इस पर बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जितनी रीजनल पार्टियाँ हैं, बंगाल में अगर ममता जी हैं वहाँ मजबूत हैं तो वो लड़ें, कांग्रेस को भी तो त्याग करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि हम ही करना पड़ेगा। तो रीजनल पार्टियां जहां मजबूत हैं, जहां से एमपी अधिक से अधिक संख्या जा सकते हैं जीत करके वहां, तो कांग्रेस को भी ये तय करना होगा। अच्छा, केजरीवाल को लेकर एक सवाल है मेरे मन में, और आप अभी चूंकि दिल्ली में बैठे हुए भी हैं तो केजरीवाल पर सवाल ऐसे भी बनता है। तो केजरीवाल का ये कहना है कि केजरीवाल एक अलग वो देखते हैं और जो विपक्षी पार्टियों के जितने भी नेता हैं तो उस पर खास करके बीजेपी नेताओं का अटैक ये होता है कि जितने क्षेत्रीय दल हैं उसमें सभी के जो शीर्ष नेता है वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, और केजरीवाल को लेकर के ये सवाल सबसे ज्यादा उठता है। तो ऐसी स्थिति में ये गठबंधन, जो बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये गठबंधन ही संभव नहीं हो पाएगा 2024 तक, तो इस बारे में आपका क्या है? अच्छा, उनका हो गठबंधन तो वो सब संभव है, और हम लोग रीजनल पार्टियां सब मिलकर एक साथ उनके शासन के अत्याचार के खिलाफ अगर खड़ा होते हैं तो कैसे नहीं संभव है भाई, कैसे नहीं संभव है बताइए? नहीं, उसके लिए तो बीजेपी का ये कहना है कि एनडीए में जितने भी घटक दल हैं उनके लिए चेहरा नरेंद्र मोदी जी हैं। लेकिन आपके यहाँ जो है वो हर दल के नेता प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसा तो अभी तक किसी ने कहा कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। हमने कहा कि हम पहले इनको हराएंगे, इनको हराने के बाद हम जीत करके आएंगे और फिर हम लोग बैठ के तय कर लेंगे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। तो आप ये कह रहे हैं कि अभी इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई भी पीएम फेस प्रोजेक्ट नहीं होगा? जी नहीं, अभी नहीं, ये तय होगा बाद में, ये अभी तय नहीं हुआ है। अच्छा, अब आप जिस राज्य से आते हैं उस राज्य से सवाल है, और खास करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चूंकि मुख्यमंत्री हैं ही, तो ऐसे स्थिति में आपको लगता है कि जिस प्रकार से माफियाओं पर जो ये कार्रवाई हो रही है और जितने बुलडोजर का प्रयोग यूपी में हुआ शायद कहीं हुआ होगा, और एक प्रकार से अब योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा भी लोग कहने लगे हैं, तो क्या योगी आदित्यनाथ जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है उसको आप कैसे देखते हैं? मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ, ये बुलडोजर बाबा के इस कारनामे के बहुत खिलाफ हूँ, क्योंकि न्याय देना ये बाबा का काम नहीं है, चीफ मिनिस्टर का काम नहीं होता है, इसके लिए न्यायपालिका है। विधायिका में कहीं प्राविधान नहीं है कि आप किसी घर गिरा दे, किसी को गोली मार दे। ये इसके सख्त खिलाफ है, समाजवादी पार्टी भी बहुत खिलाफ है, ये न्यायपालिका का काम है। आप विधायिका में ये सब समाहित मत कर लीजिए अपने आप। और जो कार्रवाई हो रही है बुलडोजर चलाने की, एक खास वर्ग के लोगों के खिलाफ हो रही है। सभी माफिया, मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, वहाँ से आता हूँ, ये सभी माफियाओं के खिलाफ नहीं है। तमाम माफिया ऐसे हैं जो खुलेआम घूम रहे हैं। दिन दहाड़े कानून व्यवस्था का हालत देख रहे उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ किसी खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है मुख्यमंत्री के द्वारा, यानी बीजेपी के द्वारा,
और जो मान लिया जाए और भी जो माफिया हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो नहीं रही हो रही है। अगर हो तो सभी के ऊपर हो, लेकिन फिर भी बुलडोजर की कार्रवाई के मैं सख्त खिलाफ हूँ। बुलडोजर चला देना, ये आपको किसने अधिकार दे दिया? संविधान में तो कहीं इसके जिक्र नहीं है कि आप किसी घर गिरा दीजिए। अगर कोई गुंडा बदमाश है तो उसके लिए न्यायपालिका है, ये जुडिशरी तय करेगी कि उसका घर गिरेगा, कि उसको सजा होगी, कि मृत्युदंड दिया जाएगा उसको, कि आजीवन कारावास होगा। आप इसके लिए, मुख्यमंत्री नहीं अधिकृत हैं इस काम के लिए। हम इसका बहुत विरोध करते हैं, सख्ती से विरोध करते हैं इस बात के लिए। अच्छा, एक ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार चुनाव जीतने के लिए खास करके कम से कम बहुत सारे लोक लुभावने फैसले लेती है। और जिस प्रकार से देखा जाए तो ये अनाज वाला जो चल रहा है कि सभी को अनाज दिया जा रहा है गरीबों को, और उसका एक वर्ग जो है खास करके जिनको अनाज मिल रहा है वो निश्चित रूप से, हम लोगों की जो ग्राउंड रिपोर्टिंग होती है तो हम लोग देखते हैं कि उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो अनाज देने की जो स्कीम है ये उस वर्ग को अपलिफ्ट कर पाएगा, या उसके लिए इसको ना दे करके, अनाज ना दे करके उसके लिए कुछ और व्यवस्था करनी चाहिए थी? देखिए, अनाज देना ये मेरे ख्याल से ये बहुत गलत हो रहा है। ये मुफ्त में अनाज नहीं, मुफ्त में शिक्षा देना चाहिए इस सरकार को। मुफ्त में स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए कि गरीब का इलाज हो जाए, अच्छा एजुकेशन मिले उसको। आप उसको अपंग बना रहे हैं। अनाज, देखिए, अनाज देने की प्रक्रिया कोई आज से नहीं है, कोई इन्होंने नहीं शुरू किया, ये पहले भी होता था और बहुत नामिनल रेट पर। मुझे याद है देवेंद्र बाबू वहाँ पर केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, बिहार से आते थे, जो झंझारपुर से सांसद हुआ करते थे। उन्होंने जो लाल कार्ड और पीला कार्ड जो बनाया देवगौड़ा मंत्रिमंडल में, उन्होंने शुरू किया था, क्योंकि वो देखे थे बिहार में गरीबी किस तरह से है, पूर्वी उत्तर प्रदेश हम लोग किस तरह से एक गरीब एक वहाँ से पलायन करता है अपने काम के लिए। तो अनाज देने की परंपरा इन्होंने मुफ्त, वोट लेने के लिए इन्होंने मुफ्त देना शुरू किया। हम कहते हैं बताइए 80% आबादी को आप मुफ्त इलाज वो कर रहे हैं, राशन दे रहे हैं, मुफ्त शिक्षा क्यों नहीं दे रहे हैं? सारी जो शिक्षण संस्थाएं सब खत्म कर दिया आपने, स्वास्थ्य सेवाएं सब खत्म कर दिया। हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे थे, अखिलेश जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, उन्होंने एम्बुलेंस सेवाएं शुरू किया था। कितना बढ़िया मेडिकल कॉलेज, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाया उन्होंने। 4 लेन से सभी जिला मुख्यालयों को जोड़ा उन्होंने कि कहीं किसी को आने जाने में कहीं कोई दिक्कत ना हो। सब कुछ खत्म कर दिया उन्होंने। नहीं, उसके लिए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि नहीं, बहुत तेजी से यूपी का विकास हो रहा है, काफ़ी तेजी से इन्वेस्टर जो है वो यूपी में निवेश करने के लिए आ रहे हैं, इन्वेस्टर मीट लगातार होता है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि उसी दिशा में अखिलेश जी के काम को आगे बढ़ा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी? 2 बार इन्वेस्टर मीट हो पाए, 2 बार। मुझे याद है, एक वाकया मैं सुना दूं, अभी मिल के आ रहा हूँ। ये जेपी सीमेंट बिक गया है, इसको डालमिया ने खरीदा। मैं एकदम मतलब बिल्कुल सही बताने जा रहा हूँ। और इनको भी बुलाया गया, डालमिया वालों को बुलाया गया। डालमिया के ओनर ने कहा कि साहब कौन उत्तर प्रदेश में जाएगा काम करने? वो बुलाए, हम चले गए और बस आए गए काम। एक भी कोई बता दे उत्तर प्रदेश में कि कहीं कोई इन्वेस्ट आया हो और कोई बड़ी फैक्ट्री लगा हो, कुछ भी हो? कुछ भी नहीं। ये आते हैं, खूब सड़कों को चमका के, होर्डिंग वोर्डिंग लगा के, अखबारों में विज्ञापन देकर कर लेते हैं, इतने करते हैं। बाकी धरातल में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक पैसे का इन्वेस्ट नहीं आया कहीं से। अच्छा, एक सवाल आपसे जुड़ा हुआ है कि क्या आप 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं या नहीं? ये पार्टी तय करेगी कि लोकसभा का चुनाव गाजीपुर से कौन लड़ेगा। हम आवेदक हो सकते हैं, एप्लीकेंट हो सकते हैं, हर कार्यकर्ता चाहता है कि हम किसी हाउस का सदस्य बने, ये पार्टी लेकिन तय करेगी। लेकिन आप तो अखिलेश जी के एकदम गुड बुक में हैं, तो आपको तो मिलना ही चाहिए इस बार। हम लोग काम करते हैं पार्टी के लिए, अब वो तय करना है उनको कि किसको लड़ा रहे हैं चुनाव। अच्छा, एक आखिरी सवाल, चूंकि नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ होगा, कि नीतीश कुमार, बार बार ये बहुत सारे नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं 2024 का, और इसके पीछे जो उनकी सोच है या जो नेता बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार को राष्ट्रीय फलक पर स्थापित करने के लिए अपने राज्य को छोड़ करके अगर वो दूसरे राज्य से जीत करके आते हैं तो उनकी छवि राष्ट्रीय स्तर की छवि बनेगी, और इसीलिए वो फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे। क्या आपको इसके बारे में कोई जानकारी है? देखिए, अगर नीतीश जी बहुत सीनियर लीडर हैं, अगर उत्तर प्रदेश आते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन मैं समझता हूं कि बिहार भी उनके लिए कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। बिहार से जहां से चाहें चुनाव लड़ें, और बिहार की जनता उनको हाथों हाथ लेगी और सदन में भेजने का, आज से नहीं कई बार उनको दिल्ली भेज चुकी है, और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। केंद्रीय मंत्री के तौर पर, रेल मंत्री के तौर पर बिहार के लिए बहुत अच्छा काम किया, और अभी भी अच्छा काम वो कर रहे हैं। अगर आते हैं, जैसा कि चर्चा है, हम नहीं जानते हैं, लेकिन चर्चा आते हैं तो हम स्वागत करेंगे उनका। बड़े लीडर हैं, सीनियर हैं, और उनका स्वागत है, और बिहार भी उनका स्वागत के लिए उनका तैयार है।
तो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री पद के लिए शुरू से नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो अगर इस प्रकार का प्रोजेक्शन पोस्ट पोल हो तो उसमें क्या आपकी पार्टी का क्या स्टैंड होगा? नहीं, ये तो बाद में तय होगा। प्रधानमंत्री पद का जो भी उम्मीदवार होगा, हम नहीं कहते नीतीश जी हो या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी हो, किसी का भी नाम हो, हम ये नहीं बता सकते हैं, और ये सब तो बाद में तय होगा। हाँ। तो ये थे नगीना सिंह यादव जी, जिनका जो बेबाकी से अपने हर सवालों का उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन काफ़ी मजबूत है और मजबूत स्थिति में है, और इन लोगों का एक ही लक्ष्य है कि किसी भी तरह से 2024 में बीजेपी को सत्ता से बाहर किया जाए। तो आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी और मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।